बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी माधुरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी माधुरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेरोजगारी जो है आज पिछले 45 वर्ष 50 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो आज के रोज। बड़ा सीना ठोक करके कहा था वोट लेने के लिए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, और आंकड़े आपने खुद देख लिए, अब तो कोई बताने की जरूरत नहीं, सब आंकड़े इंटरनेट पे सब हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां हर साल जा रही हैं। हमसे चंदा भी लेते हैं, हमसे वोट भी लेते हैं, लेकिन आजकल कुछ देते नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है कपड़े भी उतरवा लिए, इतना छीन लिया हमसे, चाहे वो जीएसटी के नाम पे हो, चाहे वो नोटबंदी के नाम पे हो। इन्होंने हम लोगों को लाके सड़क में खड़ा कर दिया। इस समय में सीमित लोगों के साथ इस कार्यक्रम को करना पड़ा। मैं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से कि प्रबुद्ध वर्ग का जो हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग आज हम लोग के बीच उपस्थित है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मैं उनको चरणों में अपना मतलब माथा टेकता हूँ। और मैं आप सबसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि भगवान राम खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, भगवान राम हम लोग के भी। हम इतना जानते हैं कि उत्तर पूरे भारत में अगर 100 करोड़ लोगों ने भी चंदा दिया होगा राम मंदिर के नाम पे, तो सोचिए कितना पैसा वहां गया होगा। लेकिन अधिकतर अधिवक्ता रणनीति में है, वो जान रहे हैं कि कैसे रजिस्ट्री हुई है राम मंदिर में। अभी 12 करोड़ 15 करोड़ के बीच घोटाला हुआ है। साथियों, जो डीड बनी है अभी तुरंत उसका रेट तो करंट लिया गया है, लेकिन जब उन्होंने उसका पहले से क्या कहते हैं वो कर रखा था सेल एग्रीमेंट। साथियों सोचिए, सेल एग्रीमेंट 12 साल पहले हुआ, अगर डीड अभी हो रही है तो स्टैंप ड्यूटी भी अभी की डीड में देना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि 6 महीने से ज्यादा किसी भी डीड की अगर हम लोगों ने कर रखा है तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहती। साथ ही मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अब हमारे मुख्य अधिवक्ता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हम लोग के बीच है। मैं उनको बहुत धन्यवाद कहता हूं और अपना सारा समय साहब को देके निवेदन करता हूं कि आप आए और मंच से सबको हम लोग को अपना डिटेल। नकुल दुबे साहब पहले आ रहे हैं। इधर हम सबके बीच में बहुजन समाज पार्टी में पूर्व मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर माननीय नकुल दुबे जी अपने विचार रखने एक जोरदार नारे के साथ उनका स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी माधुरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी माधुरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय नकुल दुबे जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नकुल दुबे आज भाई संजय गोस्वामी जी के द्वारा आयोजित इस भव्य विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और सर्वजन के साथ साथ सर्व समाज को एक न्यायपूर्ण व्यवस्था देने में सक्षम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद राज्यसभा परम आदरणीय श्री मिश्रा जी,
यहाँ पर उपस्थित मुख्य सेक्रेटरी प्रभारी श्री राजू गौतम जी, श्री अमरेंद्र बहादुर भारती जी, श्री गुलाब चमार जी, अभिषेक जी, चौधरी सईद भाई और हमारे ढेर सारे यहाँ पर अधिवक्ता समाज यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबका बहुजन समाज पार्टी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग जिनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं जितना ही देर यहाँ पर रुकूंगा उतने मेरी बुराई होगी, इसलिए मैं ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेना चाहता हूँ। 2-3 बातें कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। विगत 4 वर्षों में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है और मुझे वो सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान में अगर हम आज जुलाई 2021 में इस प्रदेश के हालात पर चर्चा करने लगेंगे तो दोस्तों, जो भी एक मनुष्य का हृदय रखता है उसके दिमाग में ये बात जरूर आ जाएगी कि हम सब लोगों ने तैरती लाशों का मंजर देखा है, हम सब लोगों ने अधेड़ लाशों का मंजर देखा है, हम सभी लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में निकलते हुए प्राणों को देखा है और वो ऐसे समय पर देखा है जब हम अपने आप को विश्व गुरु कहलाना चाहते हैं, हम अपने आप को पूरे विश्व में एक ऐसा स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। चारों तरफ इस वक्त आप जहां भी चले जाए, चाहे रोजगारी के ऊपर चले जाए तो आपको हाहाकार मिलेगा, आप स्वास्थ्य चिकित्सा में चले जाए तो आपको हाहाकार मिलेगा। और जब जब वो लोग खिसियाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग जब जब खिसियाते हैं तो या तो हम पर अटैक होता है या कुछ और लोगों पर अटैक होता है। ये बात भी आप सब लोगों से छिपी नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये आपके वोट से बनी हुई सरकार है। जब तक हम आपके वोट लेते रहे, हम आपके पैरों में पड़े रहे और जब हम आपका वोट लेके सत्ता में आ जाए तो हम कहते ठोक दो। कितनों को ठोकोगे भाई? और आप तो साधु सन्यासी हो, आपके मुंह से ऐसी भाषा मेरे हिसाब से तो शोभा नहीं देती। ठोकना काम किसका है, कौन करता है, ये आप सब लोग वो जेल के सलाखों में के बीच में कौन फांसी देता है ये भी आप लोग जानते हो। लेकिन बिना कानून का तो ऐसा मजाक उड़ गया। हमारे अधिवक्ता भाई घर से तो बैठे हुए हैं, एक हम लोग खुद ही अपने ऊपर हंसी आने लगी कि हम लोग काली कोट पहनते हैं, बैंड बांधते हैं, जब एक न्याय के संबल कहे जाते हैं और जब हम लोग न्यायालय में पहुंच करके लोगों को न्याय दिलाने में सफल नहीं हो पाते हैं तो हम लोग कई घंटे तक तो अपने उसमें ही नहीं आ पाते कि यार देखो इतना अच्छा मुकदमा था, सारी बातें होने पर जसाक समझ नहीं आया। यहाँ पर उन्होंने कहा कुछ नहीं, नो जज साहब, नो कोर्ट, नो अदालत, नो प्रोसीडिंग, नो फैसला मैं करूंगा। तुम भगवान हो गए। अब बताइए प्रजातंत्र कहां रह गया? आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। कितने लोग यहां पर खड़े बैठे हैं, आप सब लोग एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जो आपके वोटों से चुन करके आने के बाद आपको सताने, आपको परेशान, आपको दुखी करने का काम करते हैं, हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को हम लोग तत्काल उत्तर प्रदेश की गद्दी से उतार करके उनको उनके स्थान पहुंचाने का करें। ये मेरा हमारी आपकी क्या गलती है? अगर सब लोगों ने मिलकर के सर्व समाज ने भगवान श्री राम के नाम पर उनको एक बार सत्ता में बैठा दिया तो क्या हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया क्या? आप राम के नाम पर आ गए, ठीक है, आप बैठिए भाई, लेकिन आप राम के नाम पर बैठ करके आप रावण वाली गतिविधियां करेंगे तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे आपको? तो ऐसे रावण रूपी सरकार को आपको सबक सिखाना है। बस यही मैं बात कहने आपके बीच में आया हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे अधिवक्ता भाई दिन भर कचहरी किए थके हैं। आप सब लोग मुख्य महोदय को सुनिए और बुनिए और उसको अपने साथ लेकर के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। सम्मानित साथियों, इधर आप सभी साथी बड़े लंबे समय से जिनका स्वागत करने के लिए, जिनको सुनने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो क्षण अब आ गया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद, राज्यसभा
माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब हम सबके बीच में अपने विचार एवं दिशा निर्देश रखे, उससे पूर्व हम आप यहाँ हुए इस उमड़े हुए ब्राह्मण समाज के, इस उमड़े हुए प्रबुद्ध वर्ग के सम्मानित साथियों से चाहूंगा कि एक जोरदार नारे के साथ इनका स्वागत किया जाए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी माधुरी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी माधुरी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रबुद्ध वर्ग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब। मंच पर उपस्थित यहाँ सभी हमारे साथीगण तथा यहाँ पर आए हुए अधिवक्तागण और ब्राह्मण समाज के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य समाज के लोग जो मौजूद हैं, आज हम लोग एक बैठक करके आए, फिर दूसरी बैठक की। आज हमको मौका मिला है कि आपके बीच में तीसरी बैठक करने का। और आजकल रोजाना जब से हम लोगों ने ये गोष्ठी शुरू की है, तो इस गोष्ठी के दौरान में जहां भी हम लोगों को मौका मिलता है प्रबुद्ध वर्ग के बीच में जाने का, हम लोग जा करके उनसे बात करते हैं। और बातचीत करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता जहां इस तरीके से लोग इकट्ठा हों। आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आजकल क्या चल रहा है, उसको हमको बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से चिन्हित करके कुछ लोगों के ऊपर हमलावर हुआ जा रहा है, अब ये भी खुल के सामने आ ही चुका है। ब्राह्मण समाज, दलित समाज को खास तौर से चिन्हित किया जा रहा है और उनको चिन्हित करके इस सरकार में पिछले 4.5 वर्षों में जिस तरीके से परेशान किया गया है, जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है और जिस तरीके से लोगों को मारा गया है या जिस तरीके से शूट आउट करके एनकाउंटर किया गया है, ये भी फिल्मों में देखा गया था। फिल्मों में भी इस तरह के शूट आउट नहीं हुए थे जिससे कि इस उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में देखने को मिल गया, जिसके तहत ब्राह्मण समाज के लोगों को खुल के मारने का काम। गाड़ी फिसलती है, गाड़ी में कैद करके ले जा रहे हैं, गाड़ी अचानक से फिसल जाती है, उसमें कोई घायल नहीं होता, गाड़ी फिसल जाती है, गाड़ी के नंबर बदल जाते हैं, गाड़ी बदल जाती है और उसके बाद गाड़ी फिसल जाती है और फिसलने के बाद उसमें से कहते हैं कि वो निकल के भाग रहे थे और भागने के बाद वो फायर भी कर रहे थे और फायर करने पे शूट आउट कर दिया, उनको मार गिराया। एक नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। एक हो समझ में आता है कि ये हादसा हो गया, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, उसी तरीके से एक के बाद एक होता जा रहा है। लेकिन कौन है? ब्राह्मण समाज। लखनऊ के शहर में रोक करके, एप्पल में नौकरी करते थे तिवारी जी, रोका और उनसे पूछा कि आपका क्या नाम है? उन्होंने बता दिया गलती से कि तिवारी। पिस्तौल निकाली, गोली मार दी, वहीं के वहीं मार दिया। घर में अपने माँ बाप को देखने गए थे पांडे जी, वो अपने माता पिता को देख रहे थे, उनकी इलाज करा रहे थे, उठा ले गए और शूट आउट कर दिया।
अस्पताल से उठा ले गए, शूट आउट कर दिया। घर में सो रहे हैं छत पे, 5 ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया, मार दिया, कोई पकड़ा नहीं जाता उसमें। रायबरेली में 5 को मारा, उनके 5 की झोपड़ियां भी जला दी। हम तो गए थे देखने, उनकी छोटी छोटी झोपड़ियां थी, उनको भी कोई पुरसहाल नहीं, बल्कि मंत्री सीना ठोक के कह रहे थे कि ये लोग तो बड़े भारी माफिया थे। 12 फीट की और 15 फीट की झोपड़ी में रहने वाले थे वो। छत टपक रही थी जिस समय लोग बरसा गए थे उस समय, और उनको कह दिया कि बड़े भारी माफिया थे। अगर माफिया होते तो इस तरह से वो रह रहे होते। लेकिन चूंकि एक पर्टिकुलर समाज के थे इसलिए ठीक है। हाथरस में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ ये भी सबने देखा। कैसे एक दलित समाज की बेटी, उसका पहले रेप होता है। रेप होने के बाद उसको जब उसका देहांत हो जाता है, लखनऊ से बैठ करके और मॉनिटर किया जाता है कि इसकी लाश जो है, इसकी डेड बॉडी को किसी भी प्रकार से इनके घर वालों को सुपुर्द मत करना। वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं बैठ करके, खड़े होकर के पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और ये देखते हैं कि किसी तरीके से ये बॉडी जो है उनके घर वालों को ना मिल जाए। और उसके बाद पुलिस वालों से कहा जाता है कि इनको सबको घरों में बंद कर दो, और उसके बाद पेट्रोल छिड़क करके और जलाने का काम कर दो। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया शर्मसार हुई, लेकिन वो नहीं हुए शर्मसार, क्योंकि वो तो सोच समझ करके ये काम करवा रहे हैं। उनकी तो नियति खराब है इन लोगों की, और इसलिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं कंपेयर करने में पहले से। इसके पहले एक और सरकार थी समाजवादी पार्टी के, उसमें लोगों ने देखा इसी तरह से खून खराबा, लूट मार, डकैती, हर चीज चरम सीमा पे पहुंच गई। जैसे कि आज हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है, उसी प्रकार से उस समय भी चल रहा था। लोगों ने इसीलिए उनको उखाड़ फेंकने का काम किया। उसके पहले क्या जब कंपेयर करते हैं तो एक सरकार थी 2007 से 12 के बीच में, कानून द्वारा कानून का राज था। अगर खुद के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या मंत्री ने कानून को हाथ में उठाया था तो घर में बुला करके और जेल भिजवाने का काम किया, और 5 साल तक जेल में रखा था। तब कानून का राज वहां अपना और पराया नहीं देखा जाता था। ये जात या वो जात नहीं देखी जाती। जिस तरीके से आज जातों में बंटवारा हो रहा है, ये कभी किसी ने सोचा था कि राम राज्य में जो वोट लेके आए थे कि हम तो राम राज्य स्थापित करेंगे। भगवान श्री राम भी सोचते होंगे ये कौन सा राम राज्य नीचे चल रहा है हमारे नाम पे, जहां पर इस तरीके से लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, आपस में बांटा जा रहा है, और जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है। तो ऐसे राज की कल्पना तो ना भगवान श्री राम ने की थी, ना भगवान श्री कृष्ण ने की थी, ना किसी और ने की थी। लेकिन वो हम लोग मजबूर हैं इस समय देखने की। हम लोगों को यह भी देखना चाहिए कि हम लोग गलती कर देते हैं, बार बार गलती करने के बाद पछताते हैं। अब की बार देखने की जरूरत है हम सबको, और यह देखना चाहिए कि हमसे ये गलती दोहराई ना जाए, और इस गलती को दोहराने का नतीजा क्या हुआ है वो सबको अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। खासतौर से वकील, अधिवक्ता लोग बुद्धिजीवी होते हैं। ब्राह्मण समाज को तो कहा जाता है कि बुद्धिजीवी होता है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये देखने की जरूरत है कि आज हो क्या रहा है। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हाथ उठा करके ये कह सकता है सबके सामने कि हम या हमारे साथी लोग या जिस वर्ग से हम हैं वो लोग खुश हैं। किसी का नाम ले लीजिए, किसान कर रहा है, 1 साल से
सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान सड़कों में बैठा हुआ है, लाठियां खा रहा है, पानी खा रहा है, अपना घर द्वार छोड़ करके, कोई पूछने वाला नहीं। हम लोगों ने संसद में बात उठाई, बाहर उठाई, रोज उठाया जा रहा है हम लोगों के द्वारा संसद में, लेकिन कोई जोर नहीं। कहते हैं कि ये 3 कानून हम ले आए हैं, ये तो तुमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया, हमने भी राज्यसभा में ये बात रखी थी और यही कहा था, हमने कहा अगर आप इस कानून को क्यों थोपना चाहते हैं सब किसानों के ऊपर? कहते हैं उनके हक में है, ये उनके हित में है, इसलिए इसको हम लगाना चाहते हैं। भाई जिसके हक में है या जिसके हित में है, वो स्वयं कह रहा कि हमारे हित में नहीं है, तब आप उसके ऊपर क्यों थोप रहे हैं? इसमें अंदर जाने पर पता लगता है कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसानों की भी जमीन छीनने का इरादा, कि किसानों की को बेदखल कर दो, इनकी जमीन छीन करके कुछ बड़े बड़े जो 2 या 3 उद्योगपति हैं जिनके चंदों से पूरी सरकार चलती है और इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो उनको ये जमीनें भी दे दो। अरे कितना देंगे उनको आपने तेल कंपनियां बेच दी, आपने हवाई जहाज बेच रहे हैं, आपने इंश्योरेंस बेच दिया। हर आदमी अपना इंश्योरेंस कराता है, आज भी सोचता है कि ये इंश्योरेंस हमने करा लिया, अब हमारे बाल बच्चे लोगों को हमारे इंश्योरेंस का फायदा मिल जाएगा। आपने इंश्योरेंस कंपनी को भी बेच दिया, उसको भी कहा कि ये लोग चलाएंगे। आपने जमीन बेच दी, आपने आसमान भेज दिया, आपने जमीन के अंदर का तेल बेच दिया। आपने छोड़ा क्या? किसानों की थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो उनके पास जमीनें थी वो थी बची, आपकी नियत उसमें पड़ गई और आपने उसको करने। उन लोगों ने कहा कि आप न्यूनतम हमको जो प्राइस होता वो मिलेगा, इसका क्यों नहीं लिख रहे हैं आप इसमें? कहते नहीं वो हम दिला देंगे। अरे अगर आप दिलाने की बात करते हैं तो कानून जो बना रहे हैं, वकील लोग तो जानते हैं सब, कानून में जो लिखा होता है एक्ट में वही कानून होता है, उसी को एनफोर्स किया जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हम लोग कर सकते लागू। पर नहीं, उनको सड़कों में परेशान होने के लिए छोड़ रखा है और वो आंदोलित हो रहे हैं तो आप उनका मजाक उड़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि ब्राह्मणों के बारे में राज्यसभा में जब अभी चुनाव हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी के भी एक व्यक्ति चुन के गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा चुन करके अनेक गए थे। उसमें से उस दिन मीडिया वालों ने पूछ लिया ब्राह्मण समाज के जो चुन करके जा रहे थे, जिनको भेजा गया था भारतीय जनता पार्टी से, कि भाई क्या बताइए ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं, क्या कहते हैं, ये क्या करेंगे अब की बार? तो उन्होंने क्या वर्ड इस्तेमाल किए थे? कहीं ये ससुरे ब्राह्मण जाएंगे कहां? इनकी तो मजबूरी है, तो आइए हमारे पास और कहां जाइए? ये ससुरे ब्राह्मण कहीं नहीं जा सकते। तो ये तो उनके शब्द थे। तो इस तरीके से जो दिल की बात थी वो बाहर निकल आई और वही देखने को मिल रही है। वरना 16 साल की लड़की खुशी दुबे और उसको जो है जेल में बंद रखते, और इस बात के लिए बंद रखते खुशी दुबे को कि वो 2 दिन पहले ब्याह के उस घर में चली गई थी, उसके पड़ोस के घर में चली गई थी। 2 दिन पहले 29 जून को शादी होती है, 30 जून को पहला दिन होता है, 1 तारीख को दूसरा दिन और 2 तारीख को वारदात, और उसको आप उठा लेंगे और साल भर से जेल में रखे हुए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बेल आई एक जुवेनाइल की हैसियत से, और जुवेनाइल की बेल जो है वो सब जानते हैं, जो वकालत करते हैं वो अच्छी तरह ज्यादा जानते हैं कि बेल रिजेक्ट नहीं होती है जब तक कोई बहुत खास बात ना हो। तो ना बेल मिले इसलिए उसको बढ़वाते जब तक ये अधीक्षिका से, जेल अधीक्षिका से, वहां की जुवेनाइल अधीक्षिका से एक चिट्ठी नहीं फर्जी लिखवा ली कि 12 में इसको हमने रखा हुआ है बोर्ड में, और यहाँ पर रिमांड होम में यहाँ 48 लड़कियां रहती हैं, 47 लड़कियां जो अन्य हैं, 2 कमरों में 48 लड़कियां रहती हैं। भेड़ बकरी भी नहीं 2 में रखे जा सकते, वहां रखी हुई है। और कहते हैं 47 लड़कियों ने ये लिख करके दिया है कि अगर वो कह रही है खुशी दुबे कि अगर हम छूट गए
तो समझ लो हमारा किससे संबंध है, किस लोगों से संबंध है। हम बाहर निकल के तुम लोगों को उठवा लेंगे। अरे वो तो जेल में बंद है, वो सब तो जुवेनाइल बोर्ड में बंद है, उनको वो कहां से उठा लेगी। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय से उसकी बेल खारिज करवा देंगे, क्योंकि किसी स्तर पर भी उतरना पड़े उसकी बेल न मिले। दूसरी महिला, उसको बंद कर रखा, 3 महिलाओं को 1 साल से अंदर डाल रखा। दूसरी महिला वो घर में काम करती थी, इसलिए बंद कर दिया कि वो घर में काम करती थी। उसके एक 6 साल की बच्ची और एक 3 साल का बच्चा उसके साथ में जेल में 1 साल से। पर इनको कोई तरस नहीं आता कि वो बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। जो बच्चे जेल के अंदर, उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया, लेकिन मां को घर में काम करती थी, इसलिए उनके साथ में वो भी अपना जीवन जेल में बिता रहे हैं। मुकदमा तो कभी तय होना ही नहीं है, जब चार्जशीट ही नहीं आएगी तो मुकदमा कहां से तय होगा। उनको तो 20 साल ऐसे ही सड़ा देना है अगर ये रह गए तो। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में जो माहौल चल रहा है उसको हम किसी से छुपा नहीं, उसको बहुत विस्तार से हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जरूर जानना चाहिए कि आज बेरोजगारी कहां पहुंच गई। बेरोजगारी जो है आज पिछले 45 वर्ष 50 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो आज के रोज। बड़ा सीना ठोक करके कहा था वोट लेने के लिए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, और आंकड़े आपने खुद देख लिए, अब तो कोई बताने की जरूरत नहीं, सब आंकड़े इंटरनेट पे सब हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां हर साल जा रही हैं, मिलना तो दूर रहा। जब संसद में हमने प्रश्न उठाया और लोगों ने भी कहा कि भाई इन लोगों का क्या होगा जिनको आपने वादा किया, पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर्स जो है घूम रहे हैं, सुसाइड करने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके माता पिता कंगाल हो गए उनको पढ़ाते पढ़ाते। तो जवाब मिलता है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे तो रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और वो कैसा एम्प्लॉयमेंट है कि हमने इनसे कहा तो है कि इनको मौका दे रहे हैं, ये पकौड़ा बेचें और पकौड़ा बेच करके अपनी कमाई करें। अब तो पकौड़ा भी नहीं बेच सकते क्योंकि तेल को पहुंचा दिया उन्होंने इतना महंगा। 1 लीटर तेल पकौड़ा बनाने के लिए जो चाहिए वही नहीं खरीदा जा सकता, तो पकौड़ा कहां से बिकेगा। लेकिन ये सोच है कि पढ़े लिखे जो ये हैं उनसे कहा जाए कि आपको हम नौकरी इस तरीके से दे रहे हैं और आप लाखों करोड़ों में आप पकौड़े बेचिए लोग मिल करके, तो इतने करोड़ की लोगों को नौकरियां मिल गई। आए दिन बड़ा भारी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, रोज 5 करोड़ रुपया तो खाली अखबार में खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट देने में, और 25 करोड़ का खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का टेलीविजन अखबार मिला करके रोजाना का, उत्तर प्रदेश का। और किस बात का, ये बताने के लिए कि देखिए हम कितना काम कर रहे हैं। हमने 4 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये पिछले 2 साल 3 साल से अखबारों में छप रहा है, बार बार मुख्यमंत्री जी की फोटो छपती है और 4 लाख नौकरी। वो 4 लाख में से कहां है वो 4 लाख, वो आज तक कोई खोज नहीं पा रहा कि वो कौन से 4 लाख हैं जिनको नौकरी मिल गई। तो आज ये वो लोग हैं जिन्होंने 15 लाख हर एक के खाते में भेजने से बात करना शुरू किया था, और करते करते हर तरह के वादे करते इस देश को बिल्कुल, इस प्रदेश को बिल्कुल ही कंगाल होने की स्थिति पे पहुंचा दिया। रुपया पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे पता लग रहा है कि अपने चुनाव के लिए, जो चुनाव आने वाला है उसके लिए इतना रुपया जमा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 100 हेलीकॉप्टर हायर कर रखे हैं, चुनाव में उतारेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश के 50 तो छोटे वाले हवाई जहाज उतार रहे हैं, उससे घुमाएंगे अपने नेताओं को। 500 ये जो है रथ बनवा रहे हैं जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते रहेंगे। तो उसमें रुपया का इस्तेमाल करने के लिए जो रुपया इधर उधर से सब हो रहा है वो वहां जाने का काम हो रहा है। भगवान श्री राम के नाम पे लाखों 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 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया इतने वर्षों में, 30 वर्षों से ज्यादा, और उसके बाद वो रुपया कहां गया किसी को नहीं पता। कहते हैं हम हिसाब नहीं देंगे, हिसाब हमसे मत मांगिए। लेकिन मंदिर हम नहीं बनाएंगे, मंदिर हम तभी बनाएंगे जब हम जितने चुनाव आते जा रहे हैं जीत लेंगे उनके नाम पे, तब हम मंदिर बनाएंगे। क्योंकि अगर मंदिर बनाने की इच्छा होती तो कम से कम नींव तो डाल देते। आज तक नींव भी नहीं पड़ी।
तो मंदिर क्या बनेगा? साल भर हो गया जब ईंट पूजन किया था। नींव पूजन कभी नहीं किया इन्होंने। एक नींव पूजन होता है, एक ईंट पूजन होता है। इन्होंने 4 ईंटें रख करके ईंटों का पूजन किया था, नींव का पूजन नहीं किया था, क्योंकि नींव तो डाली ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जो कि इतराज करते हैं। जब मैं अयोध्या गया, अयोध्या से मैंने भगवान श्री राम लला के दर्शन करके और हनुमान जी के दर्शन करके अपना ये प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया, तो सारा इतराज हो गया। सब खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी वाले और लोगों से कहने लगे, पूछवाने लगे कि इनसे पूछिए ये अयोध्या क्यों आए। अरे अयोध्या आने का क्या मतलब? क्या आपने ही ठेका ले लिया क्या? हम लोग भगवान श्री राम के नहीं है। हम लोग तो रोजाना पूजा करके ही घर से निकलते हैं, और ये तो शायद नहीं करते, तो रुपया गिन करके निकलते हैं। हम लोग तो पूजा करके निकलते हैं। पर हम लोगों से पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि आप जो है अयोध्या क्यों जा रहे हैं, अयोध्या क्यों आए, अयोध्या से क्यों शुरुआत की आपने? अयोध्या से तो इसलिए शुरुआत की थी कि वहां जाकर के भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हर आदमी जब जाता है, दर्शन करता है, तो कुछ ना कुछ ये वहां के जो पुजारी होते हैं कहते हैं कुछ मांग लीजिए। हमसे भी उन्होंने कहा, तो हमने भी मांग लिया। हमने कहा कि ये मेरी इच्छा है कि आप जो है इस सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको सद्बुद्धि दे दीजिए, जिससे कि इस प्रदेश को की जो निगाह इन्होंने गलत निगाह डाल रखी है उसको हटा करके और यहाँ पर उनके ऊपर आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि आप देखिए, चाहे आज वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे व्यापारी हो। व्यापारियों का क्या हाल है? व्यापारी तो कहते हैं कि आप लोग तो कह भी लेते हैं, हम लोग तो कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको तो ये कहा जाता है कि हमारी ही पार्टी है, हम लोगों की पार्टी है ये। हमसे रुपया भी लेते हैं, हमसे चंदा भी लेते हैं, हमसे वोट भी लेते हैं, लेकिन आजकल कुछ देते नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है, कपड़े भी उतरवा लिए, इतना छीन लिया हमसे। चाहे वो जीएसटी के नाम पे हो, चाहे वो नोटबंदी के नाम पे हो, इन्होंने हम लोगों को लाके सड़क में खड़ा कर दिया, और इसीलिए हम लोगों के धंधे बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए। जब कारखाने बंद होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। मजदूर जो वहां काम करते थे, जो 8-8, 10-10 हजार रुपए में काम चलाते थे, उनकी मजदूरी चली गई। तो आज मजदूर भी परेशान, किसान भी परेशान, सभी परेशान। तो इस परेशानी से बाहर आने का अब समय आ गया, और इस समय को आपको इस समय इकट्ठा होने की जरूरत है। एक साथ होइए, एकजुट होइए, और एकजुट होकर के ये संकल्प कर लीजिए कि अब की बार अब बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाएगा। अब बहुत सह लिया, और बहुत दब लिए, और बहुत डरा लिया आपने, अब नहीं डरा जाएगा। और अब हम खुल करके अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सर्व समाज के लिए, और जैसा कि हमारी जहां तक जिस पार्टी में हम हैं, हमारी नेता और बहन मायावती जी और हम लोगों का तो यही नारा है कि सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय। हम लोग सबको लेके चलते, कोई उंगली नहीं उठा सकता उस पूर्ण बहुमत की सरकार के ऊपर कि किसी एक को भी, किसी भी एक को भी छोड़ दिया हो। चाहे सरकार हो, चाहे सरकार के बाहर हो, सबको बराबर का हक देने का काम किया। अगर ब्राह्मण समाज के 45 लोग जीत करके आए थे, और उनमें 15 से ज्यादा मंत्री और 35 के करीब चेयरमैन और ये सब बना करके दिया, या विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज बनाया, या 15 एमएलसी ब्राह्मण समाज के बनाए, या 6 एमपी बनाए, या राज्यसभा में भेजा, या वहां पर लीडर बनाया, यहाँ विधान परिषद का लीडर बनाया, अध्यक्ष बनाया, चीफ सेक्रेटरी बनाया, एडवोकेट जनरल बनाया, एडिशनल एडवोकेट जनरल इलाहाबाद लखनऊ बनाया, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद लखनऊ बनाया, और 2500 से ज्यादा तो जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के बनाए, और 1000 के ऊपर लखनऊ में और इलाहाबाद में ब्राह्मण समाज के बनाए। अगर ये काम किया तो सबके औरों को भी किया, खाली ये नहीं कि इतना सारा खाली ब्राह्मण समाज के लिए कर दिया। अन्य समाज वाले भी कोई खड़े होकर नहीं कह पाता है कि हमें तो नहीं किया था, हर एक को किया था, और सबको साथ में लेके चलने का काम किया। हाँ, ब्राह्मण समाज को भी जो बिल्कुल किनारे जैसे अब छोड़ दिया गया है, खाली गुलदस्ते की तरह 2-4 मंत्री रख लिए अगल बगल में,
जिनका काम खाली ये होता है कि अगर कोई ब्राह्मण समाज में के ऊपर हमला हो जाए, कोई हत्या हो जाए, कोई शूट आउट हो जाए, तो उन मंत्रियों को जल्दी से कहा जाता है कि बैठ जाओ टेलीविजन में और मीडिया के सामने चले जाओ और उस व्यक्ति के बारे में जितना बुराई कर सकते हो कर दो और फिर वापस घर चले आओ। अपने काम कोई नहीं करा सकता इन मंत्रियों में से। मंत्रियों को आप भी जानते हैं, जो ब्राह्मण समाज ऊपर से लेके नीचे तक, वो अपने घर का काम नहीं करा सकते, आप क्या क्या कराएंगे? क्योंकि वहां पर उनके ऊपर भी रोक लगी हुई है। ऐसे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण समाज के एमएलए इस समय हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका आए, कब हम खुल करके बताएंगे अब हम इनके साथ नहीं है। तो इसलिए ये देखने की जरूरत है कि अगर आप सब समाज को लेकर नहीं चलते हैं और वो भी एक ऐसे समाज को दबाने की कोशिश करते हैं जिसने कभी दबना नहीं सीखा, और ये भी तय है कि ब्राह्मण समाज एक बार मन बना लेगा, और जिस तरीके से मन बना रहा है, अब की बार जिस तरीके से मैं उत्साह देख रहा हूं, मैंने 23 तारीख से शुरू किया अभियान अपना, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में जुड़ रहा है, तो जिस तरीके से साधु संत भी मिल करके हमसे बाहर उनको मजबूर करा जाता है। अगर हम किसी साधु संत से मिल करके आते हैं, वो हमको अगर मंदिर में पूजा कराता है या कहीं करते हैं, तो तुरंत उसके बाद उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। कहते हैं हम भी मीडिया वाले को भेज रहे हैं, इसके सामने बयान दो और कुछ उल्टा पुल्टा बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई कर देंगे, और उससे बुलवाते हैं। फिर वो दोबारा पलट के हमको बताते हैं कि साहब ये हुआ था, अभी हमने ये कहना पड़ा मुझे। तो इस तरीके से अगर आप दबाने की कोशिश करोगे, आज अध्यापक टीचर सड़कों में घूम रहे, लाठियां खा रहे, महिलाएं अध्यापकों की जो लाठियां खाने, जो पढ़ाने का काम करते हैं, उनको लाठियां खानी पड़ रही। किस लिए? कि हमको परमानेंट कर दो, हमको नौकरी दे दो, हमें मानदेय दे दो। जो मानदेय मिल रहा था वो भी छीन लिया, और छीनने के बाद जब वो आंदोलन करने गए तो लखनऊ में लाठियों से उनका स्वागत किया गया। जो साधु जो संस्कृत कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनको सबको खत्म करने का काम कर दिया। जो सरकार के पैसे से जिनमें मिल रहा था, जिनको कॉलेज महाविद्यालयों को चलाने के लिए, संस्कृत महाविद्यालयों को और संस्कृत के विद्यालयों को, तो उनमें धीरे 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 उनको भी समाप्त करने की पूरी एक बड़े षड्यंत्र के साथ योजना बनाई गई कि संस्कृति इस देश से खत्म हो जाए, और खास तौर से उत्तर प्रदेश जो पूरे देश में संस्कृत फैलाता है उसको खत्म कर दें। और उसके लिए इन्होंने तरीका ये निकाला कि जितने 1400 के करीब स्कूल हैं, विद्यालय हैं, और करीब 450 के करीब महाविद्यालय हैं, उन्होंने एक एक करके उसमें ग्रांट देना बंद कर दिया, टीचर देना बंद कर दिया, पढ़ाने वाले नहीं रह गए, चपरासी खाली एक रह गया, ताला खोलने बंद करने वाला रह गया। ये कहीं बाहर की बात नहीं कह रहे, प्रयाग में ही पता लगा लीजिए, आपके 42 जो महाविद्यालय हैं, उसमें से 19 में ताला लग चुका है। यहीं पर अपने जिले में 19 में ताला लग गया, तो ताला लगने का नतीजा क्या होगा कि वहां पर बच्चे आएंगे ही नहीं। जब टीचर नहीं, कौन पढ़ाएगा? कोई दीवार पढ़ाएगी या वो ताला खोलने वाला पढ़ाएगा? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो टीचर चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नियुक्ति नहीं करेंगे। जब नियुक्ति नहीं करेंगे, रिटायर हो गए पहले वाले लोग, तो वहां पर 0 हो गया। और जब 0 हो गए स्टूडेंट्स, तो कहा कि ये तो बंद कर दो ताला, इसमें कोई विद्यार्थी ही नहीं, इसलिए बंद कर दो। इसी तरह से एक कॉलेज को नहीं, उन्होंने एक एक करके पूरे प्रदेश में 550 इस तरह के कॉलेजेस को बंद कर दिया। और अब जो नया आदेश जारी किया इस सरकार ने, जो कहती है कि हम तो बड़े धर्म वाले हैं, हम तो संस्कृत वाले हैं, हम तो पूजा पाठी हैं, तो उनका ये असली चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए कि उन्होंने इधर आदेश दे करके कह दिया कि अब जो स्कूल बचे हैं उनको भी कम करो। कैसे कम करो? कि कहते हैं कि यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं, दूसरे में 20 हैं, इतने अलग अलग पूरे कॉलेज कैसे चला जाए? इनको आपस में मिला दो, और अगर 50 को 20 में सम्मिलित करके 20 कॉलेज चलाओ। इस तरह से 20 से फिर 10 में लाओ, 10 में लाके खत्म करो। इस जो पूजा पाठ की प्रक्रिया, जो अन्य सनातन धर्म की चीजें हैं, जो विद्याएं वहां सिखाई जाती थी संस्कृत कॉलेजेस में, जो चार वेदों में 1100 से ज्यादा
उनकी अलग चीजें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती थी इन संस्कृत स्कूलों में बच्चों को, जो कि आगे चल करके संस्कृत को बढ़ाने का काम करते थे। और जो हम लोगों की चली आ रही सदियों से चीजें उनको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए और अन्य चीजों के लिए उनको धीरे धीरे समाप्त करके एक योजनाबद्ध तरीके से ये समूचे सनातन धर्म को ही खत्म कर देना चाहते हैं। जब ये संस्कृत खत्म हो जाएगी तो सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। और तो कहते हैं कि जो पढ़ाई हो रही है उसके लिए भी एक आदेश जारी कर दिया कि करिकुलम बदल दो, ये मत पढ़ाओ पुरानी वाली विद्या, अब तुम्हें मॉडर्न विद्या पढ़ाओ। कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर चलवाने सिखाओ इनको, और जो आज की विद्या है वो सिखाओ, और पुरानी ये वेद पुराण से इनको दूर करो, इनको वो मत सिखाओ। तो ये जो है आज की इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका हम लोग नाम लेते हैं और कहते हैं कि लोग यहाँ वोट देने गए थे लाइन लगा के कि ये तो बड़े भारी हमारे हितैषी हैं, कैसे हितैषी हैं, ये आपके सामने मैंने बहुत कम शब्दों में बात रखी है। और मैं समझता हूँ कि आज मैंने आपसे कही है ये उम्मीद के साथ में कि इनको आप बहुत गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से सोचेंगे, क्योंकि आप जो वर्ग यहाँ पर है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो आप टीचर से की तरह आप लोग भी हैं। आप एक एक व्यक्ति जो है 100 को पहुंचा सकता अपनी बातें, लेकिन तभी पहुंचाएगा जब वो ये सोच लेगा कि खाली ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, अब ये समाज का मामला आ गया है, ये उत्तर प्रदेश का मामला आ गया है, ये हम सबका मामला आ गया है, इसलिए हमको सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। इसी बातों को कहते हुए मैंने आपका बहुत समय ले लिया। खास तौर से हमारे जो वकील भाई बंधु हैं, वो हम तो वकालत में के पेशे में, चूंकि हम तो पिछले 45 वर्षों से देखिए है कितनी परेशानियां होती हैं वकालत के पेशे में, और खास तौर से शाम के समय और अगले दिन के मुकदमों की एक चिंता बनी रहती है। तो उनको, वो लोग भी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनका मैं समझ सकता हूँ कि परेशानियां जो हो रही होंगी, लेकिन फिर भी चूंकि मैंने समझा कि ये कुछ बातें जरूरी हैं, मैं आपके सामने रखूं, और आप लोग को यहाँ इन बातों को सुनने के लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।